आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है 6 लेड एसिड संचायक सेलों को जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है के संयोजन से एक बैटरी बनाई जाती है। तो सबसे पहले सेल और बैटरी में अंतर समझ लीजिए। तो सेल अकेला होता है और बहुत सारे सेल जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। तो 6 लेड एसिड संचायक सेल हैं, यानी लेड स्टोरेज सेल हैं, उनकी संख्या 6 है और प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में विद्युत वाहक बल कहते हैं, तथा आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम है। इनके संयोजन से एक बैटरी बनाई जाती है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस जो इसके साथ श्रेणी संबद्ध है यानी सीरीज में जुड़ा हुआ है में धारा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। तो 6 सेल हैं, प्रत्येक का ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम है और एक बैटरी का उपयोग करके जो इनसे मिलके बैटरी बनाई जा रही है उसका उपयोग करके 8.5 ओम जो कि सीरीज में प्रतिरोध लगा हुआ है उसको धारा दी जा रही है। तो कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टता क्या है। टर्मिनल वोल्टेज यानी जो बैटरी होंगी उनकी टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है, और बी वाला बाद में देखेंगे, पहले ए को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 2-2 वोल्ट की, जिनका ईएमएफ 2-2 वोल्ट है, बैटरी को सीरीज में जोड़ा गया। सीरीज यानी श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो हमने आपसे बताया था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह अगर जोड़ दें तो सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में ऐसा क्यों माना जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो करंट जाए वो रास्ता उसका एक ही हो। तो देखिए एक ही रास्ते में करंट जा रही है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज यानी श्रेणी क्रम में है। तो देखिए कह रहा है कि सेल श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ई 2 वोल्ट है। परिपथ का विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो 6 सेल हैं, 1 का 2 है, तो 6 में अगर 2 का गुणा कर दिया जाए तो पूरे सेल का ईएमएफ आ जाएगा 12 वोल्ट। सेल की संख्या कितनी है, n बराबर 6 सेल हैं जैसा यहाँ बताया गया है, और प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, तो जितने सेल हैं उसमें एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का गुणा कर देंगे यानी 6 × 0.015, तो ये आ गया 0.09 ओम। और बाह्य लोड यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, बाहरी परिपथ में प्रतिरोध कितना है, तो वो R हो गया 8.5 ओम। अब देखिए परिपथ में धारा कितनी होगी, तो परिपथ में धारा तो हमने पढ़ा है V = IR होता है। तो I = V/R हो जाएगा। अब V टोटल और R टोटल जितना होगा वही हम रखेंगे। तो I = V टोटल कितना है, तो सारे जितने भी सेल जोड़े गए हैं बैटरी बनाने के लिए उन सब का ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस 8.5 ये है और इंटरनल आया है 0.09, तो दोनों को जोड़ दें अगर तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस जोड़ के निकाला। तो यहाँ पर लिख दिया I = V total / R total। तो V टोटल हमारा कितना होगा, 12 है। 6 जो सेल हैं सबका, 1 का 2 है तो 6 का 12 हो जाएगा। तो 12 बटे बाहर रेजिस्टेंस इतना है और ये 6 सेल जुड़े हुए हैं, 1 का इतना है तो 6 का कितना होगा,
0.09 ओम जैसा यहाँ पर निकाला गया है। तो अपान टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये प्लस ये 0.09, तो ये आ जाएगा 0.09 प्लस 8.5, ये तो सॉल्व करने पे ये देखिए आ जाएगा 1.4 एम्पियर। तो इतनी करंट ये बाहरी सर्किट में निकलेगी। अब देखिए हमने करंट निकाल लिया, अब टर्मिनल वोल्टेज निकालना। तो टर्मिनल वोल्टेज होता है V = IR, तो I हमने निकाल ली। हमने जब ऊपर क्वेश्चन कराया था तो आपको बताया था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो सर्किट में जो एक चीज कांस्टेंट रहेगी उसको जरूर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस सब सेलों में एक ही करंट फ्लो करेगी, इसलिए करंट सब में कांस्टेंट है, इसलिए हमने करंट निकाला है, करंट। अब बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज तो V = IR होता है, चूंकि I सब में 1.4 ही जाएगी एम्पियर और बाहरी रेजिस्टेंस कितना है 8.5, तो ये आ गया 11.9 वोल्ट। तो इतना हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा, और बाकी जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके कारण जो वोल्टेज होगा वो बैटरी खा जाएगी। तो इतना वोल्टेज हमारा होगा, सॉल्व करने पे निकल करके आया। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल का मतलब बैटरी जो बनी है उसमें जो इलेक्ट्रोड है उनके प्लस और माइनस सिरों का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। अब बी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, बी में पूछ रहा है कि एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल का विद्युत वाहक बल 1.9 वोल्ट और विशाल आंतरिक प्रतिरोध 380 ओम है। तो ईएमएफ हमारा 1.9 वोल्ट है, लंबे समय से उपयोग किया गया है लेड स्टोरेज सेल, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है, तो अंदर का प्रतिरोध बहुत बढ़ गया है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ओम हो गया है। तो कह रहा है कि सेल से कितनी अधिकतम धारा ली जा सकती है, क्या सेल से प्राप्त यह धारा किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक यूज किया गया, तो इसका वोल्टेज 11.9 वोल्ट से गिर के मान लीजिए 1.9 वोल्ट रह गया, और अंदर का प्रतिरोध जो सबका गुणनफल करने के बाद 0.09 आया था, ये बढ़ करके 380 ओम हो गया है। तो कह रहा है इससे से अधिक कितनी करंट ली जा सकती है, और क्या जो बैटरी लगी रहती है उससे हम इंजन स्टार्ट करते हैं, तो अगर कार में ये बैटरी लगाई जाए तो क्या ये मोटर को स्टार्ट मतलब इंजन को स्टार्ट करने में सक्षम होगी, या उस मोटर को घुमा पाएगी जिससे इंजन स्टार्ट होता है, प्रवर्तक मोटर जिसको कह रहा है। तो देखिए सेल का ईएमएफ 1.9 वोल्ट हमको दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हमको 380 ओम दे दिया है, तो सेल तभी अधिकतम धारा देगा जब बाह्य प्रतिरोध शून्य होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब 0 होगा तभी ज़्यादा से ज़्यादा हम करंट ले सकते हैं। जाहिर सी बात है आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब रुकावट कम से कम हो। तो रुकावट कम से कम मतलब प्रतिरोध ही रुकावट है धारा का, तो इसलिए करंट ज़्यादा से ज़्यादा जाए उसके लिए जो प्रतिरोध है वो कम से कम होना चाहिए। तो हम इसको बाहरी प्रतिरोध में करंट को 0 मान लेंगे। तो जब बाहरी प्रतिरोध में करंट 0 होगी तो हमारा फार्मूला होता है V = IR, तो I = V/R, और R ये टोटल है, तो बाहरी प्लस भीतरी, तो V/, ये कैपिटल R बाहरी और ये स्मॉल r सेल के अंदर वाला। तो बाहरी वाला तो हमको 0 मानना है, बराबर 0, तो ये हट जाएगा, तो I = V/, केवल स्मॉल r बचेगा, तो I = V। अब चूंकि धारा जब नहीं ली जाती तो उस समय ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल हिंदी में,
और जब करंट ली जाती है तो वोल्टेज या वी बोलते हैं। तो करंट जब नहीं ली जा रही तो ई होगा, तो ये हो गया 1.9 अपान आर 380, तो ये सॉल्व करने पे आ गया 0.005 एम्पियर। अतः हम देखते हैं कि सेल द्वारा दी गई धारा अति अल्प है, बहुत कम है। अतः सेल कार के मोटर को चलाने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अल्प समय हेतु 100 एम्पियर की धारा आवश्यक है। तो किसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए उसकी मोटर घुमाना पड़ता है, और उस मोटर को घुमाने के लिए बोल रहा है कि चूंकि 100 एम्पियर की करंट की ज़रूरत है और हमें केवल 0.005 एम्पियर ही करंट मिल रही है, इसलिए वो इंजन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। तो कह रहा है दो समान लंबाई की तारों में एक एल्युमिनियम का और दूसरा कॉपर का बना है। तो दो वायर हमने लिए हैं, उनकी लेंथ सेम है और उनमें से एक एल्युमिनियम है और दूसरा कॉपर है। कह रहा है इनके प्रतिरोध समान है, इनका रेजिस्टेंस इक्वल है। दोनों तारों में से कौन सा हल्का है? कह रहा है दोनों तारों में कौन सा हल्का है। अतः समझाइए कि ऊपर से जाने वाली बिजली के बिलों में एल्युमिनियम के तारों को क्यों पसंद किया जाता है। तो दो तार लिए हैं, दोनों की लंबाई समान है, एक एल्युमिनियम है एक कॉपर है। पूछ रहा है इनके प्रतिरोध भी समान। तो कॉपर और एल्युमिनियम के तारों में रेजिस्टेंस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, और दोनों तारों में कौन सा हल्का है ये हमको बताना है। और बिजली के जो तार लगाए जाते हैं उनमें एल्युमिनियम के तार ही क्यों पसंद किए जाते हैं, ये हमको बताना है। और रो ए एल हमको दिया है 2.63 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। आर बराबर रो एल अपान होता है, यानी रजिस्टिविटी दे दी है, प्रतिरोधकता। और कॉपर की प्रतिरोधकता दे दी है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। एल का अपेक्षिक घनत्व दे दिया है हमको 2.7 और कॉपर का अपेक्षिक घनत्व 8.9 है। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं, कुछ शब्दों का वो है इंग्लिश में। तो यहाँ पर देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी है, अपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी, वो कॉपर के लिए 1.72 इंटू 10, ये तो रजिस्टिविटी है। रिलेटिविटी है कॉपर के लिए 8.9 रिलेटिव डेंसिटी और एल के लिए 2.7, जिसको हिंदी में आपेक्षिक घनत्व कह रहा है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम हेतु घटक राशियां, तो एल्युमिनियम के लिए लिखे गए जो क्वांटिटी हैं, राशियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो लंबाई एल ए एल लिख देंगे, घनत्व यानी डेंसिटी तो डी ए एल 2.7, और क्षेत्रफल यानी एरिया तो ए एल इक्वल टू A1 लिख दिया। अब कॉपर के लिए आई सी यू यानी लंबाई, एल सी यू, आई नहीं एल सी यू, तो एल लिख दिया है। घनत्व यानी डेंसिटी डी सी यू तो 8.9 क्वेश्चन में दिया है ये, और क्षेत्रफल यानी एरिया ए सी यू इक्वल टू A2 हो जाएगा। अब चूंकि रजिस्टिविटी दी है तो जिस फार्मूले में रजिस्टिविटी यानी रो आएगा वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो कह रहा है माना एल की प्रतिरोधकता रो एल तथा कॉपर की प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी और रो कॉपर है। तो आर बराबर रो एल अपान ए, ये फार्मूला हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो एनसीईआरटी में जब पढ़ा है तो इसके आधार पर हम एल का द्रव्यमान और कॉपर का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो आर बराबर रो एल अपान ए, तो आर ए एल इक्वल टू रो ए एल इंटू एल ए एल अपान ए एल, मतलब लंबाई, क्षेत्रफल, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध सब एल का ही रहेगा। तो रो एल कितना दिया है 2.63 इंटू 10⁻⁸ इंटू एल अपान एल क्या है A1 मान लिया। अब एल का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, हम पढ़े हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
ठीक ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई को हम क्षेत्रफल भी लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो m अपान एरिया इंटू हाइट ये लिख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पर कर रहा है कि AL का द्रव्यमान यानी मास ऑफ AL इक्वल टू AL का क्षेत्रफल गुणे AL की लंबाई, ऊंचाई कहें या लंबाई एक ही बात है, तीनों LL रहेंगे, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि तीनों लंबाई के मात्रक रहेंगे। तो क्षेत्रफल गुणे लंबाई गुणे घनत्व। अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे तो इधर डेंसिटी है, तो m इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी DAL इंटू एरिया है, तो AAL इंटू लंबाई का है या ऊंचाई तो LAL। वही चीज यहाँ पर लिखा है, देखिए AAL LAL DAL। तो A1 LAL को A1 माना गया है, तो A1 हो गया इंटू L हो गया इंटू 2.7 हो गया, इंटू यहाँ पर 2.7 हो गया, क्योंकि 2.7 डेंसिटी है AL की। तो इस प्रकार से तांबे का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये कॉपर का हो गया। इसी प्रकार से हम तांबे, ये एल्युमिनियम का हो गया, इसी प्रकार से तांबे का निकालेंगे। तो RCU हो जाएगा रो CU इंटू LCU अपान ACU। तो रो CU की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1.72 इंटू 10⁻⁸ इंटू L सब के लिए बराबर है, दोनों के लिए, तो इसलिए L ही लिखा रहने देंगे, अपान A2 हो जाएगा। अब MCU उसी प्रकार से निकालेंगे जैसे अभी हमने आपको बताया। तो MCU इक्वल टू ACU इंटू LCU इंटू DCU इक्वल टू A2, चूँकि इसके लिए A2 माना है, ये इधर आ जाएगा जैसे इसमें निकाला, तो L इंटू 8.9, और L सब के लिए समान है दोनों के लिए, तो इसको L ही लिख दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्नानुसार AL का प्रतिरोध CU के प्रतिरोध के समान है, यानी RAL इक्वल टू RCU, तो उनको एक ही लिख देंगे। तो प्रतिरोध चूंकि समान है तो इनको प्रतिरोध के हिसाब से तुलना कर देंगे, तो ये वाला बराबर ये हो जाएगा, यानी ये फार्मूला बराबर ये हो जाएगा प्रतिरोध के रेशियो में। तो RAL अपान RCU, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया। अब लिख दिया, इसके बाद ये जब हम लिख देंगे तो A1 और A2 का रेशियो निकल आएगा। तो A1 अपान A2 इक्वल टू 2.63 अपान 1.72, बाकी L और बराबर है तो कट जाएंगे। तो A1 अपान A2 का रेशियो यानी क्षेत्रफल का रेशियो आ गया कॉपर और एल्युमिनियम और कॉपर के लिए, ये हो गया। अब समीकरण 2 तथा 4 से, ये समीकरण 2 तथा 4 से अगर हम देखें तो MAL अपान MCU इक्वल टू, यहाँ पर जो अभी हमने निकाला है इससे देखें तो A1 अपान A2 इंटू L इंटू 2.7 अपान L इंटू 8.9, ये दोनों वैल्यू रख दी, तो L कट जाएगा। अब A1 अपान A2 की यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए A1 अपान A2 की वैल्यू रख दिया, तो MAL अपान MCU ये सॉल्व किया, तो MCU अपान MAL इक्वल टू 2.16 हो गया। इसको उल्टा कर दिया, यानी MCU 2.16 गुना ज़्यादा है MAL से। तो हम देखते हैं कि तांबे का भार AL के भार का 2.16 गुना भारी है, समान लंबाई, और प्रतिरोध के लिए AL का तार CU के तार से हल्का है। तो AL का तार कॉपर के तार से हल्का आ गया, अतः AL का तार कम भार के कारण पावर केबल में प्रयुक्त होता है, क्योंकि भारी केबल टूट जाने का भय होता है। तो अब समझ में आया कि आपके जो घरों में बिजली आ रही है उस बिजली में तार एल्युमिनियम के क्यों लगाए गए, क्योंकि तांबे से एल्युमिनियम हल्का है, इसलिए इसको खींचने में आसानी होगी, हल्का होने से लफ करके टूटने की शंका कम रहेगी। तो इसलिए केबल में कॉपर का तार न लगा करके एल्युमिनियम का तार लगाया जाता है। अब देखिए अगला 17वां क्वेश्चन आ गया, कह रहा मिश्र धातु मैग्नीन के बने प्रतिरोधक पर
लिए गए निम्नलिखित प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए करंट वोल्टेज ये बनाया गया है लिस्ट, और मिश्र धातु मैग्नीन के प्रतिरोधक पर, यानी रेजिस्टेंस है, मैग्नीन का तार है जो कि मिश्र धातु यानी एलॉय है, तो उस पर प्रतिरोधक के लिए निम्नलिखित प्रेक्षण से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए करंट और वोल्टेज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इसको देखते हैं। तो करंट और वोल्टेज दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए करंट और वोल्टेज में हमने चूंकि V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर देखिए V अपान आई यानी R इक्वल टू V अपान आई हो जाएगा। तो V अपान आई का रेशियो निकाला है, करंट और वोल्टेज दिया है तो उससे प्रतिरोध यानी R निकाला है, R इक्वल टू V अपान आई होगा। तो प्रतिरोध निकल के आया है ओम में। तो यहाँ पर देखिए सबका निकाल लिया कि V अपान आई ये अपान ये कर दिया तो ये आ गया, ये अपान ये कर दिया तो ये आ गया, ऐसे करके सबका निकाला है। तो कह रहा है चूंकि वोल्टेज तथा धारा का अनुपात सभी प्रेक्षणों के लिए समान है, देखिए लगभग 19.7, 19.675, 19.66, मतलब लगभग 19.7 ही, 19.7 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए डिफरेंट है। तो वही कह रहा है कि चूंकि वोल्टेज तथा धारा का अनुपात सभी प्रेक्षणों के लिए समान है, अतः ओम का नियम वैध है। तो इन प्रेक्षणों से यह निष्कर्ष निकला इस प्रैक्टिकल से कि ओम का नियम यहाँ लागू होगा, क्योंकि ओम का नियम है कि V और I के बीच में जो ग्राफ हो वो स्ट्रेट लाइन यानी सीधी सरल रेखा होनी चाहिए। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक नगण्य है, अतः मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो जो मिश्र धातु है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, जिसको एल्फा लिखते हैं, एल्फा। तो वो बहुत नगण्य यानी बहुत कम होता है, अतः मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। अतः जो मिश्र धातु है उसका प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, V अपान आई में भाग करके इसके भागफल लिखना चाहिए डिवाइड करने के बाद, लेकिन ये यही वाला सीधा उतर गया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे तो समान ही आएगा, जैसे इसमें है वैसे यहाँ भी है। तो इसको ध्यान दीजिए, V अपान आई लिखना है, ये बटे ये कर देना है, ये अपान ये अपान ये करेंगे तो कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिए, ये मिस्टेक लग रही है। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास आ जाता है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले धात्विक चालक से एक समान धारा प्रवाहित होती है। कोई एक असमान अनुप्रस्थ काट के धात्विक चालक से, यानी उसका एरिया अलग अलग है सब जगह, तो उससे करंट एक ही करंट फ्लो हो रही है। कह रहा निम्नलिखित में से चालक में कौन सी राशि अचर रहती है, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, अपवाह चाल। तो कह रहा है कि जो कंडक्टर है यानी चालक है उसका सरफेस एरिया अलग अलग है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग है, मतलब सरफेस एरिया हर जगह अलग अलग है। तो जबकि उसमें करंट एक ही सब जगह प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा निम्नलिखित में कौन सी राशि अचर रहती है यानी कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। करंट की करंट डेंसिटी, की विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, या अपवाह चाल यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनमें कौन सी नहीं बदलती है ये हमको बताना है। तो एक एक प्रश्न के उत्तर हम लोग करते चले जाएंगे। तो देखिए चालक की धारा उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, क्षेत्रफल चाहे जैसा हो करंट एक ही समान जाती है, अतः धारा नियत होती है। धारा घनत्व क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो धारा घनत्व होता है वो क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग
क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः क्षेत्रफल परिवर्तित होने पर J यानी धारा घनत्व, E यानी विद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग अपरिवर्तित नहीं रहते हैं, यानी बदल जाते हैं, ये कहने का मतलब। तो देखिए, करंट क्षेत्रफल चाहे जितना आसमान हो, करंट यानी धारा सब जगह एक ही जाती है, और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अतः क्षेत्रफल परिवर्तित होने पर J धारा घनत्व, E विद्युत क्षेत्र, अनुगमन वेग अपरिवर्तित नहीं रहते हैं, यानी बदल जाते हैं। तो चूंकि ये क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू यानी EAVD हमने पढ़ा था, और धारा घनत्व का मतलब है J इक्वल टू, धारा घनत्व का मतलब धारा बटे क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल इसमें भी आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र में भी क्षेत्रफल आ जाएगा, और अनुगमन वेग हमारा हमें पता है I इक्वल टू यानी EAVD होता है, I इक्वल टू यानी EAVD होता है, तो इसमें भी एरिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी एरिया आ जाएगा। तो सब विद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती हैं क्षेत्रफल के, और क्षेत्रफल चूंकि बदल रहा है क्योंकि वो खुद ही क्वेश्चन में कह रहा है कि तार असमान है, सब जगह उसका क्षेत्रफल अलग अलग है। तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, इसलिए धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, ये सब अनुगमन वेग से वेग ये सब अपरिवर्तित नहीं होते हैं। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि व्हेन ए स्टेडी करंट फ्लो इन ए मेटेलिक कंडक्टर, जब धात्विक चालक में कोई एक समान धारा प्रवाहित होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, जिसका क्षेत्रफल असमान है, जिस चालक में जा रही है, कह रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कांस्टेंट, उस चालक से जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक समान है। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट स्पीड, ये सब यानी धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र और अपवाह वेग, ये सब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हैं। देयरफॉर दे आर नॉट कांस्टेंट, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, यानी अपरिवर्तित हो जाते हैं। यानी ये चेंज होंगे, अपरिवर्तित नहीं रहते कहें या परिवर्तित हो जाते हैं, ये कह सकता है। बी में देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है क्या सभी परिपथीय अवयवों के लिए ओम का नियम सार्वत्रिक रूप से लागू होता है? यदि नहीं तो उन अवयवों के उदाहरण दीजिए जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ओम का नियम हर जगह लागू नहीं होता है। तो देखिए, ओम का नियम हर जगह लागू नहीं होता। ओम का नियम सभी चालकीय परिपथों में लागू है। जितने कंडक्टर हैं वो तो ओम के नियम का पालन करते हैं। निर्वात नलिका अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब सेमी कंडक्टर, ट्रांजिस्टर, थर्मोस्टर आदि ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, आगे हमारे पास जो चैप्टर आएंगे मॉडर्न फिजिक्स के, उसमें हम अच्छे से पढ़ाएंगे। तो कह रहा है नो ओम लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट। सारे चालक डिवाइसों में ये ओम का नियम लागू नहीं होता। वैक्यूम डायोड सेमीकंडक्टर इज ए नॉन ओमिक कंडक्टर, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर इट। तो इसमें एक ही लिखा है, हिंदी वाली बुक में 3-4 एग्जाम्पल दे दिए। निर्वात, नलिका अर्धचालक, ट्रांजिस्टर और थर्मोस्टर,
इन सब में ओम का नियम लागू नहीं होता। और इसका ग्राफ भी हमने एनसीईआरटी में देखा है। क्वेश्चन नंबर सी नंबर का ऑप्शन आ जाता है। कह रहा है किसी निम्न वोल्टता संभरण जिससे उच्च धारा देनी होती है का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्यों? तो कोई लो वोल्टेज अगर सप्लाई हमको करना है और लो वोल्टेज है हमारी बैटरी का और हाई करंट फ्लो करना है, तो कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, क्यों? तो हमें पढ़ा है कि भाई रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मतलब करंट के फ्लो होने में जो रुकावट उत्पन्न करे। तो रुकावट जितनी कम होगी करंट उतनी ज़्यादा होगी। तो जितना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा उतना बाहर वोल्टेज हम एक करंट हम उच्च ले सकते हैं, यानी हाई करंट सप्लाई कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि यदि अल्प आंतरिक प्रतिरोध पर धारा अति उच्च होती है, सूत्र I max = V/R, सूत्रानुसार R का मान कम होने पर धारा का मान बढ़ता है। तो अगर करंट ज़्यादा लेनी है तो प्रतिरोध कम होना चाहिए, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। अब कह रहा है कि किसी उच्च विभव यानी HT हाई टेंशन संभरण यानी सप्लाई मान लीजिए 6 किलो वोल्ट है का आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक होना चाहिए, क्यों? अब ये कह रहा है कि अगर हम बहुत हाई वोल्टेज में, देखिए एक लो वोल्टेज में दे रहे थे तो आंतरिक प्रतिरोध कम मान होना चाहिए था, लेकिन हाई वोल्टेज अगर दे रहे हैं जैसे 6 किलो वोल्ट, तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि हमारे घरों के जो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, पंखा है, बल्ब है, टीवी है, ये सब हाई वो करंट की सप्लाई से खराब हो जाएंगे। इसलिए अगर उच्च प्रतिरोध रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध अत्यधिक रहेगा, तो करंट कम फ्लो होगी और हमारे इंस्ट्रूमेंट की रक्षा होगी, हमारे घर में जो बिजली वाले यंत्र लगे हैं उनकी रक्षा होगी। तो देखिए हाई टेंशन सप्लाई है तो आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। यदि परिपथ को विलगित कर दिया जाता है यानी तोड़ दिया जाता है, तब आंतरिक प्रतिरोध पर्याप्त उच्च नहीं रहता तथा धारा सीमा से अधिक बढ़ जाता है, जिससे परिपथ नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध उच्च नहीं रहेगा तो धारा सीमा से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे परिपथ नष्ट हो जाएगा, तार जल जाएंगे। तो इसलिए हाई टेंशन सप्लाई में रेजिस्टेंस बहुत हाई रखा जाता है क्योंकि ज़्यादा करंट न चली जाए, और लो वोल्टेज में करंट रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है क्योंकि लो वोल्टेज है तो करंट बहुत कम जाएगी, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो जो जाना चाहिए वो भी नहीं जा पाएगी। तो इसलिए ऐसा किया जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने सीखा। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।